नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम्यो विज़न पर। और आज हम बात करेंगे, अभी ये सीज़न में अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं फ्लू की और कोल्ड की, तो इसी पे चर्चा करेंगे क्या अंतर है इसका और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं इसके अंतर पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड की। तो कोल्ड एक साधारण सर्दी जुकाम है जिसमें जो वायरल इन्फेक्शन ही होता है ये भी। और इसमें मोस्टली जो है लगभग 100 से अधिक वेरिएंट है वायरस के, लेकिन सबसे कॉमन जो है इसमें राइनो वायरस है, इसीलिए हम इसको राइनाइटिस भी बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा में तीन वेरिएंट होता है वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का, ए, बी एंड सी। और कोल्ड जो है वो इसका ऑनसेट जो है स्लो होता है, लेकिन फ्लू का जो ऑनसेट होता है बहुत ही सीवियर होता है और कुछ ही घंटों में वो अपना पीक पकड़ लेता है। इसी तरह से बात करें कि सामान्य कोल्ड में फीवर की, तो फीवर इसमें माइल्ड होता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फ्लू के केस में कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा और कोल्ड में माइल्ड होता है, 101 से नीचे ही रहता है या 100 से भी नीचे रहता है। लेकिन फ्लू के केस में ऐसा नहीं होता है, फ्लू के केस में 101 से ऊपर ही रहेगा, बहुत हाई राइज टेम्परेचर होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे सरदर्द की, तो कोल्ड में सरदर्द बहुत ही सिंपल होगा, माइल्ड या मॉडरेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन फ्लू के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही सीवियर होता है। फ्लू के केस में सरदर्द बहुत सीवियर होता है। और बदन दर्द की बात है तो बदन दर्द जो है कोल्ड के केस में बहुत ही माइल्ड होता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन फ्लू के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा होता है। सोर थ्रोट की बात करेंगे तो सोर थ्रोट जो है ये कॉमन है कोल्ड के केस में, और फ्लू के केस में ये ऑकेजनल है, कभी कभी होता है। और जहाँ तक बात है कि कहाँ तक ये अफेक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। लेकिन फ्लू जो है पूरा इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके कॉम्प्लिकेशन में, कोल्ड के कॉम्प्लिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही सीमित रह जाता है, गले तक ही रह जाता है। लेकिन फ्लू के केस में ये आपको वायरल निमोनिया तक का कॉम्प्लिकेशन देता है और बहुत ही सीवियर एग्जॉशन होता है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस होती है। लेकिन कोल्ड में ये वीकनेस थोड़ा बहुत होगा, माइल्ड होगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होगा। लेकिन ऐसा फ्लू के केस में है, फ्लू के केस में एग्जॉशन एंड वीकनेस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो ये हैं इनके थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस। और बात करेंगे हम फ्लू के ट्रीटमेंट की। कोल्ड के तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड में सबसे अच्छा है कि आप एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर गर्म पानी में 20-20 मिनट पी लें, और ये जैसे ही आपको ये शुरू हो उसी कंडीशन में ले लें, तो हो सकता है कि आपको बाकी दवाओं की ज़रूरत न पड़े। ऐसे नॉर्मली जो है आर्सेनिक, एलियम सेपा, जलसेमियम इत्यादि दवाएं ये बिगनिंग के स्टेज से ही चलती हैं। लेकिन हम बात करते हैं जब फ्लू के ट्रीटमेंट की, तो फ्लू का चूँकि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जैसे आर्सेनिक एल्बम है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा केसेस में ये कवर करती है। आर्सेनिक एल्बम में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एंजाइटी, इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, और इसका जो थर्स्ट होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक एक घूंट करके पिएगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पिएगा। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसी हिसाब से अगर जलसेमियम को देखें तो जलसेमियम में भी बहुत सीवियर हेडेक होता है, लेकिन वो थर्स्टलेस होता है, वो चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, हिलना डुलना भी नहीं चाहता है। और ब्राइनिया की जहाँ तक बात करेंगे तो ब्राइनिया में भी पेशेंट जो है चुपचाप पड़े रहना चाहता है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। उसका भी थर्स्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है एट लॉन्ग इंटरवल, और उसका जो एग्रीवेशन है वो मोशन से है, वो चलना फिरना एकदम नहीं चाहता। जैसे ही चलेगा उसकी तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं, चूँकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है इस केस में, तो वो कंप्लीट रेस्ट करना चाहता है। यूपिटोरियम पर्प की बात करें, यूटेरियम परफोरेटम की, तो यूपिटर पर्प भी इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है। इसमें भी ब्रैक बोन फीवर की मेडिसिन भी बोलते हैं इसको, डेंगू में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, और फ्लू के केस में भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। और एक मेडिसिन है इन्फ्लुएंजिनम।
इन्फ्लुएंजिनम का उपयोग हम प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं। एज ए इंटरकरेंट भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इससे ट्रीटमेंट की शुरुआत भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंजिनम देके, या अगर वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ हैं, अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं और फेल कर रही है तो भी बीच में आप इंटरकरेंट आप इन्फ्लुएंजिनम का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास एरिया में अगर ये फैल रहा हो, शुरू हो रहा हो, तो उस केस में ये प्रिवेंशन के रूप में भी इसको दिया जा सकता है। तो ये फ्लू की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी चीज़ कि जैसे आर्सेनिक के सिम्टम मिल रहा है लेकिन आर्सेनिक काम नहीं कर रही है, टोटल सिम्टम आर्सेनिक का है बट आर्सेनिक यहाँ पे फेल हो रही है। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम सार्कोलैक्टिक एसिड का प्रयोग करेंगे। आप बोरिक की मेट्रियोमेडिका जब खोल के पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है और डॉक्टर गिब्स ने इसको प्रूव भी किया है कि सार्कोलैक्टिक एसिड जब आर्सेनिक फेल हो, उसके सिम्टम्स मिल रहे हो, तो उसके बाद इसका उपयोग करना बहुत ही लाभकारी है। और इसी तरह से बात करेंगे इसके एग्जॉशन की, तो इसमें बॉडी जो है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस होती है। अगर पोस्ट इन्फ्लुएंजा के बाद, इन्फ्लुएंजा ठीक हो गया उसके बाद अगर वीकनेस बहुत ही ज़्यादा रह रही है तो उस कंडीशन में आप कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर कार्बोवेज से भी काम न बन रहा हो तो आपको फिर से आर्सेनिक का यूज़ करना पड़ेगा इसकी वीकनेस के लिए भी, क्योंकि आर्सेनिक में जो है वो जो वीकनेस होती है सरप्राइजिंग होती है। पेशेंट बैठा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी देख के लगेगा कि सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उठेगा वो उस कंडीशन में नहीं होता है कि उठ के चल भी पाए। तो ऐसे में कार्बोवेज के बाद आप आर्सेनिक का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।